अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आज आई एम शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज मैं बायोलॉजी पार्ट FSC 2 का जो चैप्टर नंबर डिस्कस करने लगे हुआ चैप्टर नंबर 15 है होमियोस्टेसिस। उसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, किस मेथडोलॉजी से, बाय लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी बेसिकली क्या है, ये क्या है, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स है। क्या हमने सर्जरी नहीं करनी, विदाउट सर्जरी ही क्या करना है, किडनी के स्टोन्स को रिमूव करना है। नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। अब ये टेक्निक यूज फॉर द ब्रेकडाउन या ब्रेकअप स्टोन्स फॉर्म, जो कहाँ में बने हुए हैं, गाल ब्लैडर में बने हुए हैं, किडनी में बने हुए हैं या फिर यूरेटर में। ठीक है, इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ किडनीज फ्रॉम गाल ब्लैडर, किडनी या फिर यूरेटर में। बहुत ज़्यादा तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड जो इस्तेमाल हो रहा है ना नॉन सर्जिकल मेथडोलॉजी में, वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। अब इस तकनीक में होता क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज, या तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टेड होती हैं फ्रॉम मशीन से निकलती हैं आउटसाइड बॉडी टू दिस स्टोन इनसाइड। ठीक है, मशीन से निकलती हैं, वेव्स बॉडी के बाहर की तरफ टकराती हैं और जाके वो इनसाइड स्टोन्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं। ठीक है, ये एक मेथोडोलॉजी है जो कौन सी है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब बात करते हैं किसकी जी, शॉक वेव से क्या करना होता है, उन्होंने ब्रेकअप करना होता है किसको, स्टोन्स को। किसको ब्रेकअप करना होता है, स्टोन्स को। किस में कन्वर्ट करती हैं, सैंड में या फिर टाइनी छोटे छोटे पीसीज में, ताकि वो इजीली पास हो सके किसके ज़रिए, यूरिन के ज़रिए। ये थी बाय लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट फॉर द किडनी स्टोन्स। ठीक है, जो कि नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन था। अब बात करते हैं रीनल फेलियर की। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल या फिर केमिकल नेचर के, जो प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय कर देते हैं किडनी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसमें पैथोलॉजिकल या फिर केमिकल नेचर्स आ जाती है, जो कि आहिस्ता से क्या कर रही होती है, किडनी को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ख़ास तौर पर ग्लोम्युलर पार्ट को, खास तौर पर किस पार्ट के, किडनी के किस पार्ट को, ग्लोम्युलर पार्ट को। इसका अब देखिए, अब डिस्ट्रॉय क्या हो गया है, किडनी का ग्लोम्युलर पार्ट। अब इसके नतीजे में हुआ क्या है जी, इंक्रीज प्लाज्मा लेवल, कि प्लाज्मा लेवल में क्या बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया है और नाइट्रोजन वेस्टेज क्या बढ़ गई हैं। ठीक है, अब राइज इन यूरिया, अब यूरिया भी हाई कंसंट्रेशन में बढ़ गया है। उसने क्या की है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दी हैं। कॉम्प्लिकेशंस कौन सा सी, हाइपरटेंशन हो गया या फिर एनीमिया वगैरह हो गया। ठीक है, अब ये जो थिंग्स है ना, ये कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी रेनल फेलियर में, कि जल्दी जल्दी जो किडनी है ना वो अपना कम्प्लीटली डबल फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म ना करे। क्लियर है ये चीज़। अब जैसे ज़्यादा अगर रेनल फेलियर हो गया ना, तो उसकी क्रोनिक रेनल फेलियर के केस में क्या होगा कि किडनी का जो फंक्शन है वो कंप्लीट तौर पर लॉस हो जाएगा और वो कभी भी वो नहीं इस काबिल होगी कि वो नाइट्रोजन वेस्टेज को रिमूव कर सके। क्लियर है ये चीज़। अब अभी फिलहाल हमने पढ़ा रीनल फेलियर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि या तो पैथोलॉजिकल हो सकते हैं या फिर केमिकल नेचर के हो सकते हैं, जो आहिस्ता से क्या कर रहे होते हैं, किडनी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर उसके ग्लोम्युलर पार्ट को। जिसके नतीजे में होता क्या है जी, जिसके नतीजे में प्लाज्मा जो लेवल है ना, वो प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, यूरिया से या फिर नाइट्रोजनियस वेस्टेज से बढ़ जाता है। अब जब यूरिया राइज हुआ है तो उसके नतीजे में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो चुकी हैं, जो कि हाइपरटेंशन भी है या एनीमिया वगैरह है। ठीक है, अब इन चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन को भी और एनीमिया वगैरह को भी, तो जिसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर हाथ दर्जे का अगर रीनल फेलियर होगा तो उसके नतीजे में जो किडनी है ना वो कम्प्लीटली तौर पर अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी और ना ही वो इस काबिल होगी कि वो नाइट्रोजनस वेस्टेज को जिसम से आउटसाइड जो है ना वो रिमूव कर सके। अब बात करते हैं जी, अब किडनी फेलियर अगर हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है जी। इसमें ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। एक तो डायलिसिस है, दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट है। अगर तो डायलिसिस के केस में क्या हो जाती है, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट हो जाती है, कि जो वेस्टेज के सब्सटेंसेस हैं उनकी पैसिव डिफ्यूजन होती है किसके अक्रॉस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब नाइट्रोजन वेस्टेज को करना है, रिमूव करना है, ख़ास तौर पर कहाँ से, यूरिया से हम लोगों ने रिमूव करना है। टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्टेज पर्टिकुलरली
थ्रू यूरिया के ज़रिए। अब ब्लड ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट का जो ब्लड है उसको ट्रीटेड किया जाता है किसके ज़रिए? डायलिसिस के ज़रिए, ठीक है। ब्लड ऑफ पेशेंट ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। अब डायलिसिस बेसिकली क्या है? ये क्या करना है, इसने ब्लड को क्लीन करना है, ठीक है, जो कहाँ से गुजर है? पासिंग ब्लड, यानी कि थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। क्लीन दी ब्लड किसके ज़रिए? पासिंग ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी, या फिर फिल्टरिंग, या फिर फिल्टर करना है एब्डोमेन के अंदर। क्लियर है ये चीज़? डायलिसिस का काम है, इसने ब्लड को क्या करना है? क्लीन करना है। इसमें दो तरह से हो सकता है, या तो वो करेगी ब्लड को पास करेगी किसके ज़रिए? आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए, तो फिर दूसरा होगा कि उसको एब्डोमेन में से उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, ठीक है। अब बात हो रही है किसकी? वेस्टेज को और एक्सेस वाटर को करना है रिमूव करना है, कहाँ से? फ्रॉम ब्लड से, ठीक है, पेशेंट के ब्लड से रिमूव करना है। अब इस ट्रीटमेंट में होना क्या जी? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एज बीइंग, कहते हैं कि ना वैसे ही हम लोगों ने वैसे ही उसको इस काबिल कर देना है इस डायलिसिस के केस में, जो कि जैसे कि एक हेल्थी किडनी जो है ना वो अपने फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही होती है, इस तरह ही ये जो डायलिसिस है ना इस तरह किसी का फंक्शन परफॉर्म करेगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एज बीइंग डन हेल्थी किडनी, ये वैसा ही ट्रीटमेंट करेगा जैसा कि एक हेल्थी किडनी अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, यानी कि अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को वेस्ट जो है ना एक्सक्रीट कर रही होती है, कहाँ से? बॉडी से। अब डायलिसिस की टाइप्स पढ़ने लगे हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग डायलिसिस देखा कि ये पैसिव डिफ्यूजन है वेस्ट सब्सटेंस, कहाँ से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब हम लोगों ने खास तौर पर अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं टाइप्स। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरी है पेरिटोनियल डायलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जिस टाइप की बात करने लगे हैं वो डायलिसिस हीमोडायलिसिस टाइप है। अब इस डायलिसिस में होना क्या है जी? इस डायलिसिस में क्या होता है? ब्लड को क्लीन करना है। इसका प्रोसीजर क्या है कि जो ब्लड क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है थ्रू अ मशीन के ज़रिए जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसके पास क्या है? उसके पास डायलाइजर है, ठीक है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का नाम भी देते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हाइमोडायलिसिस का प्रोसीजर ये होता है कि ब्लड ने क्या करना है? सर्कुलेट करना है किसके ज़रिए? एक मशीन के ज़रिए, जिसके पास क्या है? जिसके पास डायलाइजर है। डायलाइजर को आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। अब डायलाइजर का बेसिकली है कि इसके अंदर दो स्पेसीज हैं जो कि किससे सेपरेटेड है, जो किससे अलग हुई हैं? थिन मेम्ब्रेन के साथ क्या हुई हैं? अलग हुई हैं। डायलाइजर के पास क्या है? दो स्पेसीज है जो कि सेपरेट किससे हुई है? थिन मेम्ब्रेन के साथ हुई हैं। अब ब्लड ने क्या करना है? पास करना है। एक साइड से ब्लड ने पास करना है, जबकि दूसरी साइड पे क्या मूव करेगा? डायलिसिस फ्लूइड मूव करेगा। ब्लड पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड ऑन द अदर साइड, ठीक, ऑफ द मेम्ब्रेन। अब जो वेस्ट और एक्सेस वाटर होगा ना वो पास करेगा ब्लड से किसके ज़रिए? मेम्ब्रेन के ज़रिए, किस में? डायलिसिस फ्लूइड में मूव करेगा। किस प्रोसेस के ज़रिए? बाय ऑस्मोसिस के ज़रिए। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ के, इसको जो वेस्टेज है और जो एक्सेस वाटर है वो पास करेगा कहाँ से? ब्लड से। किसके ज़रिए? मेम्ब्रेन के ज़रिए। किस में? डायलिसिस फ्लूइड में, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, by the process of osmosis।